हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं द कॉज ऑफ माई लाइफ के पार्ट 20। पिछले पार्ट में हमने सुना था जान और इबो के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप होने लगा था। दूसरी तरफ जेनिला और हापेंग दोनों के बीच में दूरियां। हापेंग अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। अब आगे की स्टोरी। सिसी एक बाबा से मिलने जाता है। उससे वो झूठ मूठ कहकर एक आमलेट और कुछ सॉल्ट लेकर आ जाता है, जिसे सोफिया से कहकर ब्रदर वांग, ईपो और आइवान को देने के लिए कह देता है। ईपो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसी समय सोफिया चाय लेकर उसके पास आती है। सोफिया कहती है, यंग मास्टर, मैं आपके लिए चाय लेकर आया हूँ। ईपो कहता है, मगर मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था मेरे लिए चाय लाने के लिए। क्या जान ने कहा है? सोफिया डरते हुए कहती है, हाँ, लिटिल मास्टर ने ये करने के लिए कहा है। ईबो मुस्कुराते हुए उसके हाथ से चाय ले लेता है। सोफिया उस रूम से बाहर जाते हुए मन में सोचती है, थैंक्स गॉड, यंग मास्टर ने मुझ पर डाउट नहीं की। दूसरी तरफ हापेंग जेनिला को मनाने लगती है। जेनिला जो गुस्से से बेड पे बैठी हुई थी, हापेंग उसे मनाते हुए कहता है, स्वीटहार्ट, मुझे पता है कल का बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं था। मैं कल बहुत ज़्यादा टायर्ड था। आई एम सॉरी। जेनेला जो बहुत ज़्यादा गुस्सा था वो दूसरी तरफ देखने लगता है। हापेंग उसे बहुत सारी बातें कहकर उसे मनाने लगता है। उसके लिए एक फ्लावर बुके भी लेकर आया था। फाइनली जेनेला वो बुके ले लेती है और कहती है, दोबारा ऐसा मत करना। हापेंग एक शैतानी से मुस्कान देते हुए कहता है, ठीक है, मैं दोबारा नहीं करूँगा। दूसरी तरफ सिस्सी के कहने पर सोफिया ईबो के चाय पे वो पानी मिलाकर दे देती है। अब वो आइवान के दूध में मिलाकर उसे देने की कोशिश करती है, मगर आइवान तो वो दूध पीना ही नहीं चाहता था। वो बस अपने अंकल के बनाए हुए दूध ही पीना चाहता था। इसीलिए वो गुस्से से वो दूध वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब ऑफिस में डेरियन वेंगसू के ऑफिस में ही बैठा हुआ था। कुछ फाइल चेक कर रहा था। वेंगसू तो अपने रूम में देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ पर बॉस हूँ? डेरियन उसे टीज करते हुए कहता है, ओ, तुम बॉस हो? मगर मुझे पता चला कि यहाँ तो बस मिस्टर वांग है। वेंगसू गुस्सा होते हुए कहता है, हाँ, वो मेरे अंकल है। अगर मैं अंकल को एक बार कहूँगा ना, तो फिर वो तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर निकाल देंगे। डेनियल इनोसेंट होते हुए कहता है, मगर तुम ऐसा क्यों करोगे? वेंगसू कहता है, इनोसेंट बनना बंद करो। मुझे पता है और मेरे पास प्रूफ भी है। जब साइज कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हुआ था, तुमने उसे 25 लाख रुपया चुराया है और इस बात का प्रूफ मेरे पास है। अगर ये बात मैं अंकल को कह दूंगा तो फिर तुम अपनी जॉब खो बैठोगे और तुम अपना फेस दोबारा किसी को भी नहीं दिखा पाओगे। डेरियन थोड़ा सा शांत रहता है और स्मित करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम जो काम करते हो उसका प्रूफ मेरे पास नहीं है? देखो ब्रदर, मुझे पता है तुम्हारा सारा सीक्रेट मुझे पता है। अगर इस बारे में मैं तुम्हारे अंकल को बोल दूंगा तो फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। वंशु गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? डेरियन वंशु के शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, अगर तुम मुझे धमकी सोच रहे हो तो यहीं से ही। अगर तुम मेरे सारे सीक्रेट किसी के सामने भी कहोगे तो फिर याद रखना मैं भी शांत नहीं रहूँगा। ये कहकर डेरियन वहाँ से चला जाता है। डेरियन की बातें वेंगसू पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब वांग मेंशन में जान ईबो के पास जाकर कहता है, ईबो, आज तुम्हारा अपॉइंटमेंट है, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देता हूँ। ईबो खुशी से नोट करता है। वो दोनों कुरेन के साथ हॉस्पिटल चले जाते हैं। डॉक्टर कहता है, मिस्टर वांग, ईबो का मेंटल कंडीशन इम्प्रूव कर रहा है। मैं आपको एक साइकोथेरेपिस्ट के नंबर देता हूँ जो लंदन में रहते हैं। अगर वो ईबो का सर्जरी किए तो वो बहुत जल्द चल सकेगा।
कोरियन कहता है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं इस बात पर इब्बो को ज़रूर कन्विंस करूँगा। वो डॉक्टर के साथ हैंडशेक करके वहाँ से चला जाता है। कोरियन इब्बो को डॉक्टर की हुई बातें सारी बता देता है। इब्बो तो पहले इस बात पर एग्री नहीं हो रहा था, मगर कोरियन उसे मनाता है तो इब्बो फाइनली मान जाता है। वंशु जब घर आता है वो पूरी तरह टेंस था। वो दिन भर जाकर ऑफिस में जो भी हुआ वो सिसी को इस बारे में सब कुछ कह देता है, यहाँ तक वो डेरिन के बारे में भी। सिसी पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, मगर बाद में वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अगर डेरिन इस बारे में उसे ब्रदर वांग को बता दिया तो फिर उन दोनों का क्या हो जाएगा, ये सोचते हुए वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ जेनेला वो एक रेड गाउन पहनकर रेडी हो रहा था एक पार्टी में जाने के लिए। हापिंग उसके तारीफ करते हुए कहता है, तुम इस रेड गाउन में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हो। जेनेला मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें पता है इब्बो को भी ये गाउन बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे बर्थडे पर इसने इसे गिफ्ट दिया था। हापिंग तो इसे थोड़ा सा जेलस हो जाता है, वो थोड़ा सा नाराज़ दिखता है। जेनेला हापेंग को मनाने लगता है। हापेंग मान जाता है। वो कहता है, ठीक है चलो, हम पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं, सारे दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। ये कहकर वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। हापेंग कहता है, जेनेला तुम यहीं पर 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जेनेला तो उसकी बात सुनकर पहले पूरी तरह शॉक हो जाता है। कहता है, क्या 2 करोड़ रुपए? हापेंग कहता है, स्वीट हार्ट तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं बस तुम्हारा प्रॉफिट के बारे में ही सोचता हूँ। पैसा तो बस बैंक में रखा हुआ है, अगर तुम कहीं पर उसे इन्वेस्ट करोगे तो वो पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और एक मेरा दोस्त भी है जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तुम चाहो तो उससे बात कर सकते हो। जेनेला उसकी बात पर कन्फ्यूज नहीं होता, फिर भी कह देता है, मैं तुमसे अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा करता हूँ, मगर ये 2 करोड़ रुपया है। हापेंग कहता है, मैं तुम पर फोर्स नहीं कर रहा हूँ, फाइनल डिसाइड तुम्हारी चॉइस है, वो तुम्हारा पैसा है, तुम जहाँ चाहो वहाँ स्पेंड कर सकते हो, मैं तो बस तुम्हें सजेशन ही दे सकता हूँ। जेनेला कहती है, ठीक है, अगर इस बारे में मैं सोचा तो फिर मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। अब वो लोग पार्टी पर पहुंच जाते हैं। पार्टी ख़त्म होने के बाद जेनेला हापेंग एक इंसान के पास बैठे हुए थे। हापेंग अपने दोस्त से मिलाते हुए कहता है, जेनेला ये मेरा दोस्त सुसे है। सुसे भी मुस्कुराते हुए उसे हैंडशेक करता है। जेनेला कहती है, ये पार्टी आपने अरेंज की थी, मगर यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे। हापेंग कहता है, क्योंकि इसे गैदरिंग और क्राउड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुसे कहता है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं वर्ल्ड वाइड बिजनेस करता हूँ, ये पार्टी बस बिजनेस का छोटा सा मीटिंग था, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे। अगर तुम्हें किस बात की हेल्प ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर कहना, मैं हमेशा खूबसूरत लड़कियों की हेल्प ज़रूर करता हूँ। जेनेला ऑकवर्डली मुस्कुराने लगता है। हापेंग जेनेला अब घर वापस आ जाते हैं। हापेंग कहता है, देखा वो मेरा दोस्त है, वो बहुत ज़्यादा भरोसेमंद इंसान है, मुझे लगता है तुम्हें अपना पैसा उसके साथ ही इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं उस बात की गारंटी लेता हूँ, मैं उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ। जेनेला कहती है, ठीक है, अगर मैंने डिसाइड की तो इस पर मैं ज़रूर बताऊँगा। मगर जेनेला इस बारे में बहुत सोचने लगता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने पैसे को इंक्रीज करने में, मुझे इसे इस तरह गंवाना नहीं चाहिए। अब वांग मैंशन में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। कोरियन शिष्य को कहता है, मैं इबो को लेकर लंदन जा रहा हूँ आगे के ट्रीटमेंट के लिए। शिष्य बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है, क्या इबो फिर से चल पाएगा? कोरियन कहता है, होप कर सकते हैं, अगर गॉड चाहे तो ज़रूर हो सकेगा।
कुआनलो भी इस बारे में अपने मॉम क्रिस्टल को भी कह देती है। इबो आगे की सर्जरी के लिए वो लंदन जा रहा है। जान बहुत ज़्यादा लकी है। क्रिस्टल अपनी आंखें को रोल करते हुए मोकिंगली कहती है, हाँ वो बहुत ज़्यादा लकी है। शादी के बाद तो वो पूरी तरह चेंज हो गया है। वो मेरे हेल्थ के बारे में एक बार भी नहीं पूछ रहा है। कुआनलो गुस्सा होते हुए कहती है, मामा वो तो घर वापस आता है, मगर आप तो उसे एक बार पानी के लिए भी नहीं पूछते। क्रिस्टल अपनी बेटी पर ही गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ इबो वो अभी भी रेडी नहीं हो रहा था इस सर्जरी के लिए। वो बस कहता है इसमें बस 10% का चांस है, अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ बस टाइम का वेस्टेज होगा। लास्टली कुरन जान को इरेस्पॉन्सिबल देकर वहाँ से चला जाता है। जान कुछ कहे वो उसे रोकते हुए कहता है, प्लीज़ तुम फिर से लेक्चर मत शुरू कर लेना। जान कहता है, इबो मैं तुम्हें लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं बस तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और ये चीज़ तुम अपने लिए नहीं तो फिर आइवन और टाट के लिए मान जाओ। ये कहकर वो चला जाता है। एटलीस्ट इबो इस बात पर मान जाता है। आज इबो और कुरन लंदन जाने वाले थे। आइवन तो बहुत ज़्यादा रो रहा था। इबो आइवन को गले लगाते हुए कहता है, डैडी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करेंगे और तुम्हें हर दिन कॉल करेंगे। गुड बॉय बन के रहना। आइवन नोट करके इबो को गले लगा लेता है। इबो और कुरन सबको बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। आइवन अपने अंकल को पकड़कर बस रो रहा था। सीसी आइवन का हाथ पकड़ते हुए कहती है, आइवन अब चलो। आइवन अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, नहीं मैं आपके साथ नहीं चलूँगा, मैं अपने अंकल के साथ ही रहूँगा। सीसी कहती है, अंकल बहुत बुरे हैं, वो बुरा इंसान है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मारेंगे। तुम्हें याद नहीं है वो तुम्हारा स्टेप मॉम है। जान तो ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो गुस्सा होते हुए कहता है, आंटी आप ये क्या कह रहे हैं? आप एक छोटे बच्चे से इस तरह नहीं कह सकते। सिसी अपनी उंगली जान के ऊपर आगे करते हुए कहता है, ये मेरा ग्रैंड चाइल्ड है, मैं उसे जो चाहूँ वो कह सकती हूँ। तुम कौन हो? तुम अपने लिमिट में रहो। तुम बस यहाँ पर एक सर्वेंट हो आइवन और इबो का बस केयर करने के लिए। तुम आइवन के माँ बनने की कोशिश मत करो। ये कहकर वो आइवन को खींचते हुए वहाँ से ले जाती है। जान तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब रूम में सिसी आइवन को समझाने लगती है कि उसकी स्टेप मॉम बहुत ज़्यादा बुरे इंसान है, वो तुम्हें प्यार नहीं करते। मगर आइवन कहता है, नहीं आप कुछ झूठ कह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा नाइस पर्सन है, वो मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। सीसी कहती है, आइवन तुम छोटे बच्चे हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे इस बात पर ज़रूर समझ जाओगे। तुम्हें पता है ना विजार्ड और विज के बारे में? आइवन कहता है, नहीं वो विजार्ड नहीं है, आप विज हो। सीसी ये बात सुनकर आइवन को एक जोर से स्लैप मारती है। आइवन अपने चीक्स को पकड़कर बड़ी जोर से रोते हुए अपने आप को छुड़ाते हुए कहता है, आपने मुझे मारा, आप बहुत बुरे हैं, मैं इस बारे में डैड को कह दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से दौड़ के चला जाता है। सोफिया सीसी के पास आते हुए कहती है, मैडम आपने ये क्या कर दिया? अगर वो इस बारे में यंग मास्टर को सब कुछ कह दिया तो? सीसी स्मिक करते हुए कहती है, वो ऐसा नहीं करेगा। डोंट वरी, मैं उसे इतना डराऊंगा कि वो किसी के सामने अपना मुंह तक भी नहीं खोलेगा। आइवन दौड़ के जाकर जान के रूम में चला जाता है। जान तो आइवन को ऐसे रोते हुए देखकर वो तो पूरी तरह पैनिक हो जाता है। वो आइवन को गले लगा लेता है। आइवन रोते हुए कहता है, अंकल ग्रैंडमा ने मुझे मारा। जान तो ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। आइवन का चीक्स जो पूरी तरह रेड था, वो रोते हुए कहता है, मैं इस बारे में डैड से कह दूंगा। जान आइवन के आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है, नहीं बेबी,
इस बारे में तुम डैडी से कुछ भी नहीं कहना, वो ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। ये बात सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। आयवन जान की बात मान जाता है। जान आयवन के फोrehead पर किस करते हुए कहता है, मैं इस बारे में ग्रैंडमा से ज़रूर बात करूँगा। अब जान सिसी के पास चला जाता है। सिसी के पास जो सोफिया बैठी हुई थी। जान कहता है, सोफिया तुम किचन रूम जाओ, मुझे आंटी से कुछ बात करना है। सिसी सोफिया को रोकते हुए कहती है, तुम कौन होते हो मेरे सर्वेंट को इस तरह ऑर्डर देने वाले? तुम अपने लिमिट में रहो। अब ये घर मेरे कंट्रोल में है, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ और यहाँ पर आज के बाद मेरा ही ऑर्डर चलेगा। जान गुस्से होते हुए कहता है, मैं आपसे कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहता, आपने आयवन को क्यों मारा? सिसी कहती है, मैं उसकी ग्रैंड मदर हूँ, मैं जो चाहूँ वह कर सकती हूँ। तुम होते कौन हो मुझे क्वेश्चन करने वाले? तुम बस एक नौकर हो और उसकी माँ बनने की कोशिश मत करो। जान आगे कुछ भी नहीं कहता, वो वहाँ से चला जाता है।